नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा गंगवार कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में पोस्टेड हूँ और आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के लिए इनकम टैक्स जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट चलता है उस सब्जेक्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक का टाइटल है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय हम बच्चों के लिए तो है ही क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, साथ ही साथ हम उन लोगों के लिए भी इसमें बात करेंगे जो लोग आयकर पे देते हैं। तो जब हम आयकर देते हैं तो आयकर देने के लिए हमारे पास एक तो सैलरी का सोर्स होता है और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस होते हैं जिस पर हमें टैक्स पे करना होता है। बेसिकली एक आपका लेक्चर पहले हो चुका है जो फर्स्ट यूनिट में कवर करते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं कि एक पर्सन, एक व्यक्ति को किस तरह की संपत्तियों से आय हो सकती है। एक जो स्रोत होते हैं या सोर्स होते हैं वो सोर्स हम 5 भागों में बांटते हैं। अब ये 5 भाग जो होते हैं, सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय हो गई। दूसरा पार्ट है मकान संपत्ति से आय जो आज हम लोग इस लेक्चर में सुनने वाले हैं। एक होता है प्रोफेशन से इनकम, एक होता है कैपिटल गेन और इन 4 हेड्स में जो नहीं आता है वो हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बेसिकली जो इनकम पर टैक्स देना होता है वो हम 5 स्रोत पे देते हैं, 5 सोर्सेज पे देते हैं। तो उसी का आज हम सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं और जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम आगे चलते हैं। आज हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। कवर करने के लिए सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि जो टैक्स लगना है उसका आधार क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा मकान संपत्ति कितने प्रकार की होती है, यानी कि ऐसी कौन सी मकान संपत्ति है जिस पर हमें टैक्स देना है। तो आज हमें बहुत ध्यान से देखना है कि मकान संपत्ति कौन कौन सी होती है। तीसरा है स्वामित्व का निर्धारण, यानी कि किस पर्सन को टैक्स देना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसकी मकान अगर उसने किसी का मकान लेके रखा है तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा, या इस तरह की चीज़ें कि जिसमें हमें टैक्स हम रह रहे हैं लेकिन हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे निर्धारण करेंगे उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि गृह संपत्ति से आय की गणना कैसे की जाती है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि जब हम गृह संपत्ति से टैक्स की गणना करने के लिए कौन सा वाला वैल्यू लेने वाले हैं, यानी कि कौन सा वाला हम एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर होने वाला है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए क्योंकि हम बीच बीच में कैलकुलेशन भी करते जाएंगे, तो वो कैलकुलेशन आपको नोट करते जाने हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि कर शुल्क का आधार क्या होगा, यानी कि मकान संपत्ति से जब हम आय की गणना करेंगे तो आय की गणना के लिए टैक्स लगाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मकान संपत्ति आय का दूसरा मुख्य स्रोत है। पहला स्रोत मैंने आपको क्या बताया था कि सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। एक पर्सन जो कहीं पर जॉब करता है, कहीं पर उसको सैलरी मिलती है, तो पहला आय का स्रोत इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। और जो दूसरा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या मकान संपत्ति से आय। अब मकान संपत्ति से आय के लिए हमें क्या क्या करना है। मकान संपत्ति से आय के जो शीट्स है, जो इसका हेड है, उसमें हमें वार्षिक मूल्य ज्ञात करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी करदाता है वो उसका स्वामी होना चाहिए। करदाता को स्वामी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम किराए पर रह रहे हैं और उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमें उसका क्या होना चाहिए, करदाता, जो कर पे करने वाला है उसको हम करदाता कहते हैं, वो उसका स्वामी होना चाहिए। दूसरा है कि ऐसा मकान जिसमें उसका बिजनेस चलता है वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या बिजनेस के अंदर कैलकुलेट होगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम 5 स्रोत के अंदर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। पहला जो स्रोत है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, और चौथा हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इन चारों में जो चीज़ नहीं आती है उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई मकान संपत्ति है और उस मकान संपत्ति में हम अपना बिजनेस रन करते हैं तो वो इनकम इस वाले टाइटल के अंदर नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, जो आपको किस किस तरह की मकान संपत्ति होती है उनके प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, आप सब जानते हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब हमारे पास खुद का मकान होता है तो आप देखिए कि उसका जो वार्षिक मूल्य होता है वो नील होता है, जीरो होता है। अगर ऐसा मकान जिसमें हम खुद रह रहे हैं उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं कि हमारे पास एक मकान है तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
हमारी खुद की रहने की संपत्ति पर, मकान संपत्ति पर हमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। उसका जो एनुअल वैल्यू होगा, उसका जो वार्षिक मूल्य होगा, वो शून्य होगा। एक दूसरा है ऐसा मकान जो पूरी तरीके से किराए पे दिया गया है। ये इसके लिए देखिए, इसके लिए हमें सीखना है आगे जाकर कि इस पर नियमानुसार कर योग्य होगा। इसमें हमें नियम पढ़ने हैं, आगे हम बात करेंगे कि कर की गणना कैसे की जाती है, कैसे हम इसको करने कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा मकान जिसको हमने किराए पे दे रखा है वो कर योग्य होगा। बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य गणना ही हमें करनी है, उसी की हमें कैलकुलेशन यहाँ पर सीखनी है। एक ऐसा मकान भी होता है जिसमें हम बात करते हैं कि हम आधे मकान में हम रह रहे हैं, आधा मकान हम किराए पर दे रहे हैं। तो जो आधा मकान जिसमें हम रह रहे हैं उसका वार्षिक मूल्य शून्य होगा, और ऐसा मकान जिसको हमने किराए पर दिया है उसकी हमें वार्षिक मूल्य की गणना करनी होगी। आगे हम बात करें, अभी हमारा इसमें और भी ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय के लिए यूज़ हो रही है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय के लिए यूज़ हो रही है वो मकान संपत्ति से आय के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। वो जो गणना की जाएगी वो गणना की जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, जैसा आपके सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये भी हमें समझ में आता है कि ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय के लिए, शोरूम के लिए, फैक्ट्री के लिए, गोडाउन के लिए, इसमें भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर गणना नहीं करनी है। इसकी भी जो गणना करनी है वो हमें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस में करनी है। आपका चौथा स्रोत होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, उसमें हम बात करेंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम पहले जान चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो इनकम टैक्स का है उसमें हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ी है। ऐसी कोई भी आय जो एग्रीकल्चर से होती है, कृषि से होती है, उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। और उसी के अंदर अगर कोई मकान संपत्ति, चाहे वो फार्म हाउस के रूप में हो या कृषि एग्रीकल्चर लैंड पर वो स्थापित हो, तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। चाहे आपने कितना भी बड़ा मकान बना के रखा हो, उसमें हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो ऐसी इनकम जो हमें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो संपत्ति हो या किसी भी तरीके की चीज़ें हो, उस पर पूरी की पूरी तरीके से वो टैक्स फ्री होता है। उस पर हम कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। अब हम लोग बात कर लें कि मकान संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला लिखा है कि ऐसी मकान संपत्ति जिसका वैल्यू आपको क्या करना है, जो खुद के लिए रह रहे हैं उसका जो वार्षिक मूल्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा मकान संपत्ति जिसको हमने किराए पे दे रखा है उसको हमें नियमानुसार उसका कैलकुलेशन करना है। ऐसी संपत्ति जो हमें बिजनेस के लिए यूज़ करनी है वो मकान संपत्ति की आय इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। और ऐसी मकान संपत्ति जो किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो वो इसके अंदर कर योग्य नहीं होगी। ये हमें इसमें ध्यान रखना है। अब हम ये बात करें कि नियमानुसार कर योग्य क्या होता है। नियमानुसार, अभी हमने कई बार वर्ड यूज़ किया है, नियमानुसार कर योग। नियमानुसार कर योग का मतलब होता है जैसे हमारा जो घर है किसी नगर पालिका के अंदर आता है, तो जब हमारा घर नगर पालिका के अंदर आता है तो नगर पालिका भी उसका एक मूल्य डिसाइड करके रखती है कि इसका मूल्य इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मूल्य ये होता है कि पहले से सरकार ने बता दिया है कि ये जगह है और इस जगह का मूल्य इतना होना चाहिए, उसको हम उचित किराए के रूप में भी हम जानते हैं। एक और चीज़ होती है जिसमें अलग अलग शहरों में एरिया के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे हम अगर ना मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई का जब आप देखोगे कि वहाँ पर एक मकान या एक रूम आपको जो मिल रहा है वो मान लीजिए 20,000 रुपये का मिल रहा है। अगर मुंबई के अलावा अगर आप वही चीज़ आप भोपाल में या इंदौर में रह रहे हैं तो आपको लगेगा कि जो वहाँ पर मुंबई में 20,000 रुपये में मिल रहा है, भोपाल और इंदौर में वो 5,000 रुपये में मिल रहा है। तो सिटी के हिसाब से भी वहाँ की गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया का पहले से डिसाइड करके रखती है, जिसको हम स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। उस रेंट से हमें कैसे कंपैरिजन करना है, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो नियमानुसार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो सरकार ने पहले से कुछ चीज़ों को देखते हुए, सारा एटमॉस्फेयर देखते हुए, सिटी का कल्चर देखते हुए, सिटी में कितनी भीड़ हो रही है, कितनी कॉमर्शियल चीज़ें रखी हुई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों के बारे में पहले से डिसाइड करके रखा है कि इसका रेंट इतना ही होगा। नहीं तो क्या होगा कि कुछ लोग मान लीजिए रेंट रिसीव कर रहे हैं 20,000 और सरकार ने बताया है कि नहीं इसका रेंट 50,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और आप बता रहे हो कि आप एक्चुअल में मिल रहा है आपको 1,00,000 रुपये और आप सरकार को बता रहे हो कि 20,000 रुपये। तो सरकार ने एक निश्चित राशि
पहले से बता दी है कि इस जगह अगर ऐसा मकान है तो उस मकान की जो इनकम होगी वो आपकी 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। भले ही अब आप उसमें 1 लाख रुपये रिसीव कर रहे हो, लेकिन 50,000 रुपये से कम में आप उसको रेंट नहीं दिखा सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम नियमानुसार बात कर रहे हैं। तो नियम जो हमेशा होता है वो एक्चुअल में सरकार बनाती है या कोई अथॉरिटी बनाती है जो भी सरकार से गवर्न होती है, इसलिए हम यूज़ करेंगे वर्ड को नियमानुसार कर योग्य। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें नियमानुसार कर योग्य के अंदर रखना है? तो किराए पर दिया गया घर, अभी हम लोगों ने बात करी कि किराए पे दिया हुआ जो घर है उस पर टैक्स हमें लगना है। अब स्व अधिकृत घर और आंशिक रूप से स्व कब्जे और आंशिक रूप से किराए पर दिया गया घर इस के तहत ये भी कर योग्य है, लेकिन साथ में हमें रखना है, ध्यान रखना है कि करदाता को इसका मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी घर में रह रहे हैं और मालिक कोई और है। हाँ, हम लोग एक बात और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा घर जो किसी के कब्जे में है, मान लीजिए 2 भाई हैं और एक ने उस पर कब्जा करके रखा है और एक बाहर है, घर के बाहर, वो नहीं रह पा रहा है। तो इस तरह की हाउस प्रॉपर्टी पे कौन टैक्स देगा? तो इस तरह की हाउस प्रॉपर्टी पर वो मकान जिसके पोजीशन में है, जिसके कब्जे में है, वो उसका मालिक माना जाएगा जब तक उसका निर्णय ना हो जाए। तो उस पर्सन को उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जिस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पर सीखेंगे कि स्वामित्व का निर्धारण कैसे होता है। स्वामित्व का मतलब ओनरशिप, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा पर्सन उस पर्टिकुलर घर का मालिक माना जाएगा। जैसे पहला लिखा है, जिसके नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड है वही घर का मालिक होगा। यानी रजिस्ट्री कराते हैं, आप सबको पता है, आप सबके पास घर है। जब घर हम खरीदते हैं तो खरीदने के बाद हमें उसका क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ऐसा घर जिसकी हमने अपने नाम से रजिस्ट्री करा के रखी है, तो वो जो रजिस्ट्री कहलाएगी, जिस भी पर्सन के नाम से कहलाएगी, वही उसका मालिक कहलाएगा। अब बंधक के मामले में बंधक कर्ता स्वामी होगा। बंधक मीन्स मॉर्गेज। अगर हमने अपना घर किसी को गिरवी करके रखा है और साथ में उसे कुछ पैसा ले लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो मकान है वो सामने वाले के पास चला जाएगा। चूँकि घर हमारा है, रजिस्ट्री हमारे नाम पर है, भले ही हमने उसको गिरवी रख के पैसा लिया है, लेकिन चूंकि मालिक हमें, तो टैक्स भी हमें को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा घर जिसको हमने गिरवी रखकर टैक्स पे किया, गिरवी रखकर हमने कुछ इनकम ले रखी है, तो वो इनकम भी किसके अंदर आएगी? वो वाला जो कैलकुलेशन किया जाएगा किसके स्वामित्व के अंदर किया जाएगा? जो जिसके नाम से रजिस्ट्री की गई है। इसके बाद है, यदि स्वामित्व का शीर्षक विवादित है, जिस तरीके से भी हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा घर जो डिस्प्यूटेड है, ऐसा मकान जिस पर डिस्प्यूट हो रहा है, तो डिस्प्यूटेड मकान पर जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वही उसका मालिक कहलाएगा जब तक उसका निपटारा ना हो जाए। यानी कि जो पर्सन उस घर में रह रहा है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मालिक कर देने के उद्देश्य से वही कहलाएगा। एक ऐसा जो आप लोगों ने सुना है कि मान लीजिए मेरे पास ना 4 मकान है। अब 4 मकान में 2 मकान, अभी हम लोग बात करेंगे, 2 मकान जो होते हैं वो 2 मकान हम टैक्स फ्री मान सकते हैं। अब जो 2 मकान हैं वो मकान में मैंने एक अपने दोनों ही मकान अपने बच्चों के नाम पे कर दिए और उससे हमने कोई प्रतिफल नहीं लिया, कुछ भी उसके बदले में हमने पैसा नहीं लिया। तो ऐसा मकान जिसको हमने बिना प्रतिफल के अपने बच्चे, अपने पति या पत्नी के नाम कर दिया गया हो, तो उसका भी मालिक, जो मालिकाना हक होगा, वो मेरे पास ही होगा या उस व्यक्ति के पास होगा जिसने बिना प्रतिफल के उस मकान को किसी और को दे दिया है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि बिना प्रतिफल के अगर हम ब्लड रिलेटेड या अपने स्पाउस को उस मकान का ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो मकान पर टैक्स देने का जो राइट होता है वो खुद उस पर्सन का होता है जिसके नाम पे ऑलरेडी रजिस्ट्री एक बार हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे गृह संपत्ति से आय। गृह संपत्ति से आय के अलावा अन्य मद के तहत जो चीज़ें कर योग्य हैं। एक अभी हम लोगों ने बात करी कि ऐसी संपत्ति जो मकान संपत्ति है जिसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो हाउस प्रॉपर्टी तो है लेकिन किसी और मद के अंदर उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। कैसे हो सकता है ये ऐसे हो सकता है, अगर हमारे रहने का मकान है तो 2 मकान, पहले तो हमें ध्यान रखना है कि 2 मकान हम अपने नाम पर, हमारी रजिस्ट्री है, तो 2 मकान पर हम उसका टैक्स पे नहीं करेंगे, वो पूरी तरीके से कर मुक्त होगा।
कितनी अच्छी बात है, आप लोग बताइएगा, अपने पेरेंट्स को भी बताइएगा कि अगर हमारे पास 2 मकान हैं तो 2 मकान पूरी तरीके से सरकार ने उसको टैक्स फ्री कर रखा है। एक व्यक्ति के नाम पर 2 मकान आजकल हो सकते हैं। पहले था कि केवल एक मकान पर टैक्स पे करना होता था, लेकिन अब 2 मकान पर आप टैक्स फ्री उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो खुद के रहने के लिए 2 मकान पर टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा जो और मकान है, जो आपने, अब तीसरा मकान है, अब तीसरे मकान को आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके बाद घर की संपत्तियां स्व व्यवसाय या उद्योग के कर्मचारियों को किराए पे दे रखी हूँ। हमने ऐसी संपत्तियां जो किराए पे दे रखी हैं, जब हम किराए पर देंगे तो किराए से जो इनकम होगा, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऐसी संपत्तियां जिसको हमने किराए पे दे रखा है वो तो मकान संपत्ति से आय के अंदर कैलकुलेशन की जाएगी, लेकिन ऐसी संपत्तियां जिसमें किराएदार ने किराए पर दे रखा है तो वो उस किराएदार की इनकम कहलाएगी, और वो इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया जो आपको ध्यान रखना है, फिर से सुन लीजिए। ऐसी मकान संपत्ति जिसकी मान लीजिए मालिकाना हक मेरे पास है, अब मैंने उस संपत्ति को किराए पे दे रखा है, उस किराए से जो राशि आ रही है वो राशि उस मकान की मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत हम उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। अब जो मेरा किराएदार था, उस किराएदार ने एक और किराएदार को उसमें रख लिया है। अब उस किराएदार से जो राशि प्राप्त हो रही है वो उस किराएदार को मिल रही है जिसको मैंने रखा था, तो उस किराएदार की वो जो इनकम है वो इनकम कहलाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो मैंने पहले आपको 5 हेड्स बताए थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और एक बताया था इन चारों के अंदर जो चीज़ नहीं आती है वो 5वां हेड होता है, और उस हेड को कहते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसमें उसका कैलकुलेशन किया जाना है। अगर हम किसी संपत्ति को व्यवसाय के लिए यूज़ करते हैं तो वो मकान संपत्ति से आय के अंदर उसकी गणना नहीं होगी, उसकी गणना अदर हेड में की जाएगी। अदर हेड का मतलब जो मैंने आपको 4 अलग अदर हेड्स बताए हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा विदेश में गृह संपत्ति से आय या फिर उपकिराएदार से आय के बारे में तो अभी हम लोग ने सुना है। ऐसी कोई संपत्ति जो विदेश में है तो उस पर जो टैक्स लगना है, अगर करदाता यहाँ का रेसिडेंट है तब तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर करदाता यहाँ का रेसिडेंट नहीं है तो जिस देश में रहता है, विदेश में रहता है, जिस भी कंट्री में रहता है, टैक्स उसको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। गृह संपत्ति से आय, जिसमें और भी ऐसी आय जो गृह संपत्ति से प्राप्त होती है लेकिन धारा 23 मकान संपत्ति पे जो सेक्शन अप्लाई होता है वो 23 अप्लाई होता है, तो ऐसी मकान संपत्ति जो धारा 23 के अंतर्गत नहीं आती है उसको हम गृह संपत्ति से आय के अंदर उसको टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ऐसी संपत्ति जो आपकी धारा 23 के अंदर नहीं शामिल हो रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकती है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो सकती है, या किसी दूसरे हेड के बारे में हम बात करेंगे। 2 घरों को छोड़ के, अभी मैंने आपको बताया, 2 घरों को छोड़कर स्व कब्जा वाला घर और आंशिक रूप से स्व कब्जे वाला घर या आंशिक रूप से किराए पे दिया गया घर गृह संपत्ति के मध्य के अंदर कर योग्य है। तो हमने क्या बात करी है कि अगर 4 घर हैं तो 2 घर पे तो छूट मिल जाएगी, लेकिन बचे हुए 2 घर पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, भले ही वो बचे हुए 2 घर किसी भी तरीके से वो यूज़ कर रहा हो। तो वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये 2 घर हमारे इसमें हैं, इसमें अगर हम बिज़नेस करेंगे तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर आएगा, और अगर वो खुद के स्वयं के रहने के लिए बता रहा है 4 घरों को तो 2 घर पे टैक्स फ्री होगा और 2 घर पे क्या करना पड़ेगा, उसे टैक्स देना पड़ेगा। कुछ हमें इसमें वर्ड यूज़ कर रहे थे हम, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन, जिसको हम कहते हैं वार्षिक मूल्य का निर्धारण। वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो अब पहले हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें वार्षिक मूल्य कैलकुलेट करना है। तो जो स्व अधिकृत गृह संपत्ति है हम उसका भी वार्षिक मूल्य तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम उसके आगे लिख देंगे टैक्स फ्री। मान लीजिए 2 मकान मेरे पास है, दोनों का मकान का जो वैल्यू है
पर जो हाउस है उसका 50 लैक्स आ रहा है। तो हमने कैलकुलेशन किया 50 लैक्स और उसके आगे लिखेंगे जब कैलकुलेशन में कि ये क्या है, टैक्स फ्री है या इस पर टैक्स नहीं लगेगा। हम इसको एग्जेम्प्ट भी बोल सकते हैं और इसको हम टैक्स फ्री भी बोल सकते हैं। फिर ऐसी मकान संपत्ति जिसको हमने व्यवसाय के लिए यूज़ करके रखा है वो व्यवसाय के अंदर कैलकुलेट होगा। ये बहुत ही अच्छा है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा शासक जो पहले शासन करता था उसका जो एक महल है, एक महल पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसके पास 2-3 महल हैं तो बाकी जो बचे हुए महल हैं उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भूतपूर्व शासक है उसके एक महल को छोड़कर बाकी पर टैक्स लगना है, सिर्फ एक महल है वो टैक्स फ्री होगा। कुछ ऐसी हाउस प्रॉपर्टी होती हैं जो सामाजिक या धर्मार्थ के लिए हम यूज़ करते हैं, समाज के कल्याण के लिए यूज़ करते हैं। तो समाज के कल्याण के लिए जो हाउस प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने धर्मार्थ संस्थाओं को दे दिया है, हमने उसको डोनेट कर दिया है कि जिसमें लोगों के परिवार जैसे बुजुर्ग आके रह रहे हैं या बच्चों के खेलने के लिए हमने कोई सुविधा दे दी है या इसी तरीके से अनाथ आश्रम को हमने दे दिया है। तो ऐसी बहुत सी धर्मार्थ संस्थाएं हैं जिनको हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी अगर देते हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसी संपत्ति जो फार्म हाउस के रूप में कन्वर्ट हुई हो, तो फार्म हाउस के रूप में जो प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुई है उस फार्म हाउस पर भी हमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमें कौन कौन से टैक्स किस किस के अंदर हमें नहीं देने हैं। तो आपके पास अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको एक बार फिर से बता दूं जिससे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। हमने सीखा कि ऐसी प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी जिस पर हम खुद रहते हैं और हम 2 घर में रह सकते हैं, भले ही आप एक घर में रह नहीं पाए लेकिन 2 घर में हम रह सकते हैं, तो 2 घर की हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन हम रह रहे हैं और हमारे पास 4 घर है तो हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर जिसको हमने किराए पे दे रखा है उस पर भी हमें टैक्स करना होगा। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आधा हम रह रहे हैं और आधा हमें क्या करना है, टैक्स उस पर पे करना है, या रेंट पे दे रखा है तो उस पर भी हमें टैक्स पे करना होगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गृह संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत गणना की जाती है। अब आपको बताना है, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। किराए पर दिए गए मकान पर, या जिसको हमने स्वयं यूज़ कर रहे हैं स्व अधिकृत मकान पर, या ऐसा जो हमने आवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो, यानी कि किसी को किराए पे दिया है और वो उसमें रह रहा है। तो आपको बताना है कि ये तीनों सही हैं, तो आपको बोलना है कि हाँ उपरोक्त सभी सही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं पहला वाला सही है तो आपको पहले वाले पे टिक करना है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप दे पाएंगे। हम लोग चलिए आगे और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है, आय निर्धारित की कुल आय में शामिल है। कुल आय का मीनिंग हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। कुल आय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसको सैलरी से भी इनकम हो रही है, एक व्यक्ति जिसको सैलरी तो मिल ही रही है साथ में उसके पास हाउस प्रॉपर्टी भी है, एक व्यक्ति जिसको सैलरी भी मिल रही है उसके पास मकान संपत्ति भी है और साथ में उसने कुछ और ऐसे काम कर रखे हैं जिससे उसको अदर सोर्सेस से इनकम हो रही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, एक और आपको टॉपिक पढ़ना है इनकम टैक्स के अंदर, वो कहलाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है ऐसी वाली मकान संपत्ति जो आपने बेच दी हो और उसके बाद आपने कुछ ना खरीदा हो और उस मकान संपत्ति को आपने किसी बिजनेस में लगा दिया हो। काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है, हम लोग कभी फ्यूचर में उसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको बात करनी है सिर्फ इसमें कि हमारी कुल आय किस किस से हो सकती है। तो कुल आय करने के लिए हमने क्या बात करी, सैलरी से इनकम हो सकती है, मकान संपत्ति से इनकम हो सकती है, हम इनके अलावा कुछ और छोटे छोटे काम कर रहे हैं जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं, उस पर हमको इनकम हो सकती है। तो जब मकान संपत्ति से आय की गणना की जाएगी तो उसका जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को भी हमें कुल आय के अंदर शामिल करना है। तो मुझे लगता है कि कुल आय के बारे में हमने समझ लिया हमने कि कुल आय क्या होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दे रखा है, स्वयं का स्वामित्व वाला मकान, किराए पर लिया हुआ मकान, मकान निर्माण से आए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको आंसर देना है कि कौन सा ऐसा इनकम जो इन चारों में से अगर हमें होती है तो हम उसको कुल आय के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप दे पाएंगे इसका आंसर, हम लोग बाद में एक बार और डिस्कशन करेंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया, करयुक्त मकान,
संपत्ति के बारे में सीखा कि करयुक्त जो मकान होते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करना है वो क्या क्या हो सकता है। मकान के स्वामित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की, और ऐसा मकान जो आयकर से मुक्त है। चलिए हम कुछ और चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन के बारे में बहुत सारी बात की है, हमने बहुत सारे एनुअल वैल्यू के बारे में बात करी है, बार बार हमने बोला है कि वार्षिक मूल्य क्या होता है, वार्षिक मूल्य क्या होता है। तो अब हम देखेंगे गृह संपत्ति से आय की गणना कैसे की जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित करें। संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो हमें निकालना है, और हर कहीं पर हमें पहले इस वाले कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको हम जीएवी, शॉर्ट में जीएवी कहते हैं, उसका निर्धारण करना है। एक स्व कब्जे वाले घर का सकल वार्षिक मूल्य 0 है। देखिए अभी हम लोग बात कर चुके हैं स्व कब्जे। स्व कब्जे का मतलब स्वयं के रहने वाला मकान। कौन से मकान की बात कर रहे हैं? स्वयं का, सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या ध्यान देना है हमें? सेल्फ ऑक्युपाइड पर जो हम रहते हैं खुद, उसका जो सकल वार्षिक मूल्य होगा वो क्या होगा? 0 होगा। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, किराए पर दी गई संपत्ति का किराया है, वो किराए पर दी गई संपत्ति के मामले में ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्राप्त किराए का बाजार मूल्य कहलाता है। इसी बाजार मूल्य की कैलकुलेशन हमें कन्वर्ट करनी है सकल वार्षिक मूल्य में, वो हम आगे सीखने वाले हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारे पास सकल वार्षिक मूल्य आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, तो उसमें से हमें क्या करना है? संपत्ति कर, ये सरकार ने छूट दे रखी है। जब आप वार्षिक मूल्य की गणना कर लेते हैं तो उसमें जो भी संपत्ति कर होता है, अगर हम उसमें से घटा देंगे तो घटाने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी उसी को हम टैक्स के लिए यूज करने वाले हैं। तो जो भी संपत्ति कर आपने एक साल में पेमेंट किया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से संपत्ति कर को कम किया जाएगा, उसे हमें उसमें से घटा के दिखाया जाना है। आपका टॉपिक वही चल रहा है, गृह संपत्ति से आय की गणना कैसे करें। यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज किया है। देखिए, शुद्ध वार्षिक मूल्य निकालने के लिए, इसके पहले आपको ध्यान रखना है, इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने सकल वार्षिक मूल्य लिखा, बात की थी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुद्ध वार्षिक मूल्य की। तो शुद्ध वार्षिक मूल्य निकालने के लिए सकल वार्षिक मूल्य में से संपत्ति कर घटा देना है। तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से प्रॉपर्टी टैक्स घटा देंगे तो फिर जो निकल कर आएगा वो आपका एनएवी निकल कर आएगा, नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमें संपत्ति कर घटाने के बाद जो मूल्य निकल के आना है उसको सकल नहीं कहना है, शुद्ध कहना है, शुद्ध वार्षिक मूल्य कहना है। अब इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 30%। फिर इसके बाद सरकार ने क्या कह के रखा है कि जो भी आपका वैल्यू निकल कर आ रहा है जिसको हम शुद्ध वार्षिक मूल्य कह रहे हैं, उस वार्षिक मूल्य में से 30% और डिडक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपका वार्षिक मूल्य निकल कर आ रहा है 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख रुपीस में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, तो 1 लाख का 30% कितना आएगा? 30,000। तो हमारा इसमें से हम 30,000 इसमें से और माइनस कर देंगे, बचा कितना? 70,000। इस 70,000 को ही हम कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू। इस 70,000 पर ही हमें टैक्स पे करना है। इसके अलावा जब हम घर की मरम्मत करवाते हैं, घर पे कोई वॉशिंग कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं, तो वो कितना भी आप उस पर करा लीजिए, कितना भी खर्च करा लीजिए, वो डिडक्टेबल नहीं है, वो कर योग्य रहेगा, उसमें आप उसको घटा नहीं सकते हैं। तो ऐसी पेंटिंग और मरम्मत जैसी कोई चीज़ है तो उसका दावा आप डिडक्शन में नहीं ले सकते हैं कि 70,000 रुपये वैल्यू निकल कर आई और आप कह रहे हैं कि 70,000 रुपये में 20,000 रुपये की हमने अपने घर में ना रिपेयरिंग करा ली है या पेंटिंग करा ली है, उसका घटना चाहिए। तो वो सरकार ने मना किया है कि नहीं, इसको आप नहीं ले सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कंटिन्यूशन में हमको इसको टैक्स देना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू आपकी कितनी कहलाएगी? 70,000 ही कहलानी है एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट, गृह संपत्ति से आय की गणना करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको सबको पता है कि हम जो मकान खरीदते हैं वो मकान हम लोन पे खरीदते हैं। तो लोन पे अब हमने मकान खरीदा है और साथ ही साथ में हमने बात करी है कि भाई हम 2 मकान पर तो हमें टैक्स देना नहीं है, और दोनों मकान हमने लोन पे खरीद रखे हैं। जब हम लोन पे मकान को खरीदते हैं तो उस पर हमें क्या पे करना पड़ता है? ब्याज।
उस पर हमें ब्याज पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सबको मालूम है, आप अपने फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक मकान खरीदा 10 लाख रुपए में। अब ये 10 लाख रुपए का मकान जो हमने खरीदा है, 10 लाख के अंदर हमने क्या करके रखा है कि 5 लाख रुपए हमने खुद लगा रखे हैं और 5 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया है। तो जब हम बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेंगे तो बैंक हमसे वापस 5 लाख रुपए नहीं लेगा, हो सकता है कि वो 7.5 लाख रुपए ले, क्योंकि 5 लाख रुपए तो उसका मूलधन कहलाएगा और जो 2.5 लाख रुपए हैं वो उस पर उसने अगले 20 सालों का इंटरेस्ट लगा के रखा है। 2.5 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, जो भी कैलकुलेशन में निकल कर आ रहा है। तो वो जो 2.5 लाख रुपए हैं वो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने मूलधन से, और मकान हम खुद स्वयं के यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आपको ध्यान रखने वाली बात है और इंटरेस्टिंग बात भी है कि ये जो 2.5 लाख रुपए हैं हम हर साल इस इंटरेस्ट का अमाउंट कुल आय में से घटा सकते हैं। कुल आय का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि कुल आय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन जिसके पास सैलरी से इनकम हो रही है, मकान संपत्ति से इनकम हो रही है, अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है और उसकी कुल आय आ रही है मान लीजिए 10 लाख रुपए, जिसमें से 2.5 लाख रुपए उसने इंटरेस्ट के पे किए हैं। तो 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए तक की छूट नहीं है। इसमें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मकान संपत्ति पर जो हम ऋण का ब्याज पेमेंट करते हैं उस पर 2 लाख रुपए मैक्सिमम छूट मिलती है। तो भले ही आपने 2.5 लाख रुपए उस पर ब्याज दे रखा है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए। तो ये ऋण, गृह ऋण का जो ब्याज होगा ये इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमें मकान संपत्ति खरीदने पर जिस भी तरीके के लोन का पेमेंट करना होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी 80C के अंतर्गत घटाया जाता है, और साथ ही साथ अगर उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट को उस मकान संपत्ति का वैल्यू 0 होने के बाद भी कुल आय में से घटाया जा सकता है। ध्यान देंगे, मैं आपको अब 2 आय यूज़ कर रही हूँ। एक पहले मैंने आपको यूज़ किया था मकान संपत्ति से आय, और बीच बीच में हम लोग बात कर रहे हैं कुल आय। और कुल आय में 5 सोर्स आते हैं, 5 सोर्स जिस पर इनकम टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी उसमें इनकम टैक्स लगाती है। तो 24 के तहत कटौती भी उपलब्ध है। हालांकि निर्माण के मामले में ब्याज कटौती निर्माण पूरा होने के बाद ही उपलब्ध है। अब इस लाइन का मतलब आप लोग समझ लीजिए, ब्याज कटौती निर्माण पूरा होने के बाद ही उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि एक मकान हमने लैंड परचेज करी है। अब इस लैंड पर हम मकान बना रहे हैं। मकान बनने में एक हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लगे, मान लीजिए 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, मैक्सिमम 5 ईयर तक आप मकान का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 5 ईयर तक जो आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है, उस इंटरेस्ट को आप अगले 5 सालों तक राइट ऑफ कर सकते हो। अब आपने 5 सालों में कुल मिला के 5 लाख रुपए इंटरेस्ट के पे कर दिए। जो पहले आपको कोई संपत्ति से आय हो नहीं रही थी तो आप उसको नहीं घटा के दिखा पाए, लेकिन जैसे ही आपका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो इस 5 लाख रुपए को आप 5 बराबर किश्तों में भी बांटकर टोटल इनकम में से घटाकर दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि अगर हमने मकान संपत्ति को ऋण पर ले रखा है और हमारा मकान निर्माण हो रहा है और उस पर हमें कोई अभी हमारे पास कुल आय तो हो नहीं रही है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई आय होती है तो उस फ्यूचर की आय में भी हम ऋण की राशि को घटा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गृह संपत्ति से आय कैसे निर्धारित करें? जो भी आपका मूल्य है वो संपत्ति से आय कहलाएगी। अब इस जो भी आय है इस पर हमें क्या करना पड़ेगा? सरकार के द्वारा जो स्लैब रेट तय किया जाता है उस पर टैक्स लेना है। अगर हमारी संपत्ति से कोई नुकसान होता है जो स्व कब्जे वाले हैं, तो चूंकि उसका GNV क्या है, उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 है, अतः इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ऋण ब्याज पर कटौती का दावा करने से गृह संपत्ति से नुकसान होगा। इस हानि को अन्य मदों से प्राप्त आय में समायोजित किया जा सकता है। जो भी हमने लोन ले रखा है, इस लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, इस इंटरेस्ट की वसूली अदर इनकम में से की जा सकती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे सैलरी मिलती है। अब इसके बाद मेरी एक मकान संपत्ति है जिसको मैंने ऋण पर ले रखा है, उधार, उसका हर महीने हम उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। अब चूंकि सैलरी की इनकम हो रही है, मकान संपत्ति से कोई इनकम मुझे नहीं हो रही है, तो लेकिन मकान संपत्ति चूंकि मैंने लोन पे उठाई है तो लोन का मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है मैं अपनी सैलरी वाली इनकम में से डिडक्ट कर सकती हूँ। है ना अच्छी बात?
तो ये बात मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी कि हम उसको दूसरी इनकम में से घटा सकते हैं। वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा? स्व कब्जे वाले घर के वार्षिक मूल्य का निर्धारण अपने स्वयं के निवास के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में है, तो ऐसे घर या घर के हिस्से का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। ये हम शून्य मानेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर चुके हैं सिर्फ 2 हाउस, 2 घर, ये ध्यान रखना है, सभी का नहीं कि हमने 4 खरीद लिए हैं तो चारों का शून्य माना जाएगा। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ कितने घर का शून्य माना जाएगा? 2 घरों का मूल्य शून्य माना जाएगा। फिर इसके बाद एक किराए पर दी गई जो घर की संपत्ति है उसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे? धारा 23 सब धारा 1 में पूरे वर्ष किराए पर दी गई संपत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाएगा। अब ये जो वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है यही हमें सीखना है। इसको कैसे करना है? सबसे पहले हमें निकालना है सकल वार्षिक किराया मूल्य या सकल राशि, जिसको हम ग्रॉस वार्षिक मूल्य कहते हैं या ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। फिर वार्षिक मूल्य पर भुगतान किए गए नगर पालिका कर, जो भी हम नगर पालिका को पेमेंट करते हैं, चाहे वो नगर पालिका कर के रूप में हो चाहे वो संपत्ति कर के रूप में हो, वो उसमें से घटा दिया जाएगा, वो कटौती योग्य है। घटाने के बाद जो राशि निकल कर आएगी वो उसका शुद्ध वार्षिक मूल्य या नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आएगी। उस नेट एनुअल वैल्यू को ही हम टैक्स लेने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करने वाले हैं। आगे, यदि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है, अब हमें बात करनी है, जैसे ये वाली लाइन हमने लिखी है, तो जो भी सिटी होती है, जो भी शहर होता है, हो सकता है उस पर किराया अधिनियम लागू हो और हो सकता है उस पर किराया अधिनियम लागू ना हो। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई शहर है जहाँ पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है, किराया नियंत्रण अधिनियम का मतलब होता है सरकार ने एक लॉ बना के रखा है कि आप इससे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते या इससे कम किराया नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि ना किराया हम ले रहे हैं 1 लाख रुपए और दिखा रहे हैं कि हमें केवल 20,000 रुपये ही हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो सरकार ने बताया है कि इसका जो किराया है वो इस तरीके के शहर में 1 लाख रुपये होना चाहिए, तो आप 20,000 रुपये नहीं दिखा सकते, उसका एक मानक किराया पहले से डिसाइड कर दिया है। तो जहां पर मानक किराया डिसाइडेड है उस पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू माना जाएगा, और जहां पर 1 लाख रुपये मानक किराया डिसाइडेड नहीं है वहां पर माना जाएगा किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। क्लियर हो गया ना कि जहां पर सरकार ने मानक किराया निर्धारित किया है इसका मतलब है अधिनियम लागू हो रहा है, और अगर सरकार ने वहां पर कोई मानक किराया निर्धारित नहीं किया है तो उसका मतलब है कि नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। मुझे लगता है आपको याद रहेगा। तो यदि किराया नियंत्रण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, इसी हेडिंग के तहत हम लोग चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। उचित अपेक्षित किराया जो धारा 23(1) के अंदर आता है, और दूसरा है किराया प्राप्त। प्राप्त और प्राप्य, प्राप्य का मतलब होता है जो मिलने वाला है उसको हम प्राप्य बोलते हैं, रिसीवेबल बोलते हैं, और प्राप्त का मतलब जिसको हमने एक्चुअल में कैश में रिसीव कर लिया है, जो हमारे हाथ में आ गया है, बैंक में जमा कर लिया है, उसको हम रिसीव्ड बोलते हैं। और रिसीवेबल का मतलब जिसे हमें मिलना है उसे हमें क्या कहेंगे? रिसीवेबल, प्राप्य कहेंगे। तो एक वो जो पर्टिकुलर उस तरह की सिटी में इस तरीके का किराया मिलना चाहिए था उसको हम कहते हैं उचित किराया, और दूसरा जो हमें एक्चुअल में किराया मिल रहा है उसको हम कहेंगे प्राप्त किराया। तो मुझे लगता है कि चीजें हमको समझ में आ रही है। दूसरा, यदि वास्तविक किराया मानक किराए से अधिक है, अगर आप का जो वास्तविक किराया है अगर वो नियम लागू हो रहा है और मानक किराए से आपका अधिक है, तो वास्तविक किराया वार्षिक किराया मूल्य होगा जो एक्चुअल में रिसीव हो रहा है। मान लीजिए किसी शहर में मानक किराया निर्धारित किया गया है और निर्धारण में 1 लाख रुपए मानक किराया निर्धारित है, लेकिन आपको 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 1,20,000 रुपये ही वो किराया कर योग्य होगा, यानी कि उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। यदि वास्तविक मानक किराए से कम है लेकिन नगर पालिका मूल्यांकन या उचित किराया या दोनों मानक किराए से अधिक हैं, तो मानक किराया वार्षिक मूल्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कि ऐसा मानक किराया जिससे अगर आपका उचित किराया आपका अधिक है लेकिन वो उचित किराया मानक किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उचित किराया मानक किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 1 लाख रुपए इसका मानक किराया है, तो वो शहर का जो नियम, नगर पालिका जो है, वो नगर पालिका 1 लाख रुपए से ज़्यादा उसका किराया नहीं ले सकती है। लेकिन एक्चुअल में प्राप्त किराया ज़्यादा हो सकता है,
1 लाख की जगह 1,20,000 आप रिसीव कर सकते हो, लेकिन उचित किराया 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वास्तविक किराया नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराया मानक किराए से कम है तो उस कंडीशन में हमें क्या लेना है? मानक किराए को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और 3 विकल्पों में से जो वास्तविक किराया है वही वास्तविक किराया उसका वार्षिक मूल्य कहलाएगा। तो थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी सारे किराए के बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है, लेकिन जब हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तहत इसको समझेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, देखिए, एक मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 8,000 रुपये है, उचित किराया 700 रुपये मासिक है। ये मासिक वर्ड लिखा है, मंथली लिखा है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है मंथ लिखा है। मंथ का मतलब हुआ कि 1 महीने का 700 रुपये, तो 12 महीने का कितना हो गया? 8400। और यहाँ पर जो नगर पालिका किराया है वो कितना है? 8,000 रुपये। ठीक है, ये बी पॉइंट है, तो अभी हमें यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। ए पॉइंट में लिखा है 600 रुपीज़ मासिक किराए पर दिया है, उसने किराए पे दे रखा है 600 रुपये। आपके पास ये 3 किराए मिल रहे हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस पॉइंट तक की। पहला पॉइंट है, नगर पालिका ने उसका मूल्यांकन किया है 8,000 रुपये वार्षिक। ये ध्यान देना है, यहाँ पर वार्षिक लिखा है, यहाँ पर मासिक लिखा है। मासिक लिखा है इसलिए मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर भी 600 रुपये मासिक लिखा है इसलिए मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये तीनों चीज़ें आपकी एनुअल हो गई, ठीक है ना? ये भी एनुअल हो गया, 8400 भी एनुअल हो गया और 7200 भी एनुअल हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन में 3 तरीके के किराए देखने को मिल रहे हैं। एक है जिसको नगर पालिका ने डिसाइड किया है, एक है जिसको हम फेयर रेंट या उचित किराया बोल रहे हैं, वो 8,400 रुपये है, और एक है जिसको उसने एक्चुअल में 600 रुपये मासिक किराए पे दे रखा है। तो अब इसमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों में से देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे अधिक है जिस पर हमें कैलकुलेशन करना है, जो इनकम टैक्स पर्पज से कर योग्य होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है 8400 जो है ये सबसे अधिक है, तो इसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा, सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगा, वो 8,400 रुपये कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, नगर पालिका मूल्य इसका कितना है? 8,000 रुपये। इसने 700 रुपये मासिक किराए पे दे रखा है, ये कॉमन है दोनों के लिए, तो 700 इंटू 12 ये 8400। जब इसने किराए पर दिया तो किराए पर कितना दिया है? 800 रुपये। इसको हम करते हैं तो ये आता है। अब आप इसमें से देख लीजिए, इसमें कौन सी राशि ज़्यादा आ रही है? 8,000, 8,400 और 9,600 में, कि इसने जो किराए पर दिया है, जो एक्चुअल किराया प्राप्त कर रहा है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, यानी कि 9,600 रुपये। तो जो इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? 9,600 रुपये। मुझे लगता है कि क्वेश्चन से समझ में आ गया हो। तो अभी हमें क्या देखना है कि हमें 3 में कंपैरिजन करना है। किस किस में? नगर पालिका मूल्य में, उचित किराए में और एक्चुअल रिसीव किराए में। इन तीनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा वो अमाउंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू या वार्षिक मूल्य कहलाएगा। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, इसमें भी देख लीजिए। इसमें जो कैलकुलेशन दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू है 80,000। ठीक, अभी हम लोगों ने बात करी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा था। फेयर रेंट है उसका 90,000, ये दे रखा है। क्या बोलेंगे आप? अभी हमने बात करी है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, दोनों में से जो ज़्यादा है वो इसका किराया होगा। दोनों में से ज़्यादा हमें दिख रहा है 90,000 ज़्यादा है, इसलिए क्या होना चाहिए? 90,000 होना चाहिए। एक्सटर्नल रेंट का मतलब होता है मानक किराया, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मानक किराया। ये कहलाएगा मानक किराया। मानक किराया है इसका 75,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये रेंट इस मानक किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने बात करी थी, पहले स्लाइड में हमने यही सीखा था कि इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो तो आपका हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो रहा है
और किराया नियंत्रण अधिनियम ने इसका स्टैंडर्ड रेंट या मानक किराया कितना डिसाइड करके रखा है, 75,000। तो इन दोनों में से तो ये ज़्यादा ले लिया, लेकिन अब हमें इन दोनों में से भी देखना है कि वो मानक किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मानक किराया इसका कितना है, 75,000। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो भी एक्सपेक्टेड रेंट होगा 3 और 4 में से जो भी कम होगा वो उसका एनुअल वैल्यू कहलाएगा। अब उसके बाद एक पॉइंट और दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। सही में जो उसको किराया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो बता रहा है कि मुझे किराया तो 72,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन अब हम कंपैरिजन काहे में करेंगे, इन दोनों में। भले ही वो कम बता रहा हो, लेकिन ऑलरेडी कितना डिसाइडेड है मानक किराया, 75,000 रुपये। तो जो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम किसको कहेंगे, 75,000 रुपये को। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हमने किस किस में कंपैरिजन किया, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ये कहलाता है म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब नगर पालिका मूल्य, इसको हमने कहा नगर पालिका मूल्य। फेयर रेंट का मतलब हुआ उचित किराया, ये हुआ उचित किराया। इन दोनों में से जो ज़्यादा है, इन दोनों में से ज़्यादा क्या है, 90,000। लेकिन ये 90,000 मानक किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मानक किराया कितना है इसका, 75,000। इसलिए इन दोनों में जो भी कम होगा उसको हमने एनुअल वैल्यू कहा। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है, अगर एक्चुअल रेंट बाई चांस यहाँ पर 72 की जगह 80,000 होता तो यहाँ पर एनुअल वैल्यू 80,000 हो जाती। तो मानक किराए से अगर आपको किराया ज़्यादा मिल रहा है तो सरकार ज़्यादा किराए पे तो टैक्स लगा लेगी, लेकिन इनमें मानक किराए से कंपैरिजन करने पर ये रेंट मानक किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में प्राप्त राशि कौन सी है, उचित किराया कौन सा है, नगर पालिका मूल्य कौन सा है, ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। हम क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जिस पे दिया है किराए पर दिए गए घर का वार्षिक मूल्य क्या होगा, और बहुत अच्छे से भी हम लोगों ने क्वेश्चन समझा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नगर निगम मूल्यांकन, उचित किराया, वास्तविक किराया, जो भी अधिक हो। तो आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें आपको बताया था कि नगर निगम जो मूल्यांकन कर रहा है, उचित किराया जो मूल्यांकन कर रहा है, वास्तविक किराया जो मूल्यांकन कर रहा है, इनमें से जो भी अधिक होगा वो उसका वार्षिक मूल्य होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो आंसर आपका क्या कहलाएगा, ये वाला, ये इसका आंसर है। नगर निगम मूल्य, उचित किराया, वास्तविक किराया, इन तीनों में से जो भी ज़्यादा है वही उसका क्या कहलाएगा, वार्षिक मूल्य कहलाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। स्वयं के कब्जे वाला घर का वार्षिक मूल्य क्या होगा। स्वयं के कब्जे वाला यानी सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में नगर निगम मूल्यांकन, उचित किराया, या 0, 0 या जो भी अधिक हो। मुझे लगता है आपको आंसर आ गया है। क्यों, क्योंकि हमने बार बार बात करी है कि स्वयं के रहने के 2 मकान हमारे लिए क्या होंगे, फ्री होंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 0 होगा। जब हम खुद रहते हैं तो उस पर हमें मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत कोई भी उस पर टैक्स पे नहीं करना है। तो स्वयं से रहने का जो मकान होगा वो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इससे आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। हम इसको लास्ट करेंगे और अभी तक आपने जितना समझा है शायद आप बता पाएंगे। एक देखिए, प्राप्त किराया है 22,000 रुपये, नगर पालिका मूल्य है 20,000 रुपये, उचित किराया है 24,000 रुपये। इस पर नियम लागू नहीं हो रहा है, किराया नियंत्रण लागू नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा है, 24,000। तो वार्षिक किराया मूल्य क्या कहलाएगा इसका, 24,000 कहलाएगा। इसके बाद एक बी मकान है, बी मकान से किराया प्राप्त हो रहा है 36,000, नगर पालिका मूल्य है इसका 25,000, उचित किराया है 38,000। अब इसमें मानक किराया नियम लागू हो रहा है, यानी किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो रहा है। तो किराया नियंत्रण अधिनियम का है ये 36,000। अब देखो इसमें क्या करना है, प्राप्त किराए को अब थोड़ा अलग कर लो इसको, क्योंकि ये एक्चुअल में रिसीव हो रहा है, ये एक्चुअल रिसीव्ड है। अब हम इसमें देखें, इसमें कौन सा ज़्यादा आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है 38,000। लेकिन मैंने आपको भी एक सवाल समझाया था, एग्जाम्पल बताया था कि ये 38,000 किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मानक किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर 27,000 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में रिसीव कितना कर रहा है वो, 36,000। अब इसमें देख लो, जब एक्चुअल में रिसीव 36,000 कर रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 36,000। क्लियर। इसके बाद तीसरा मकान है,
इसमें 40,000 है, 36,000 है, 38,000 है, 27,000, क्योंकि इस पे भी नियंत्रण लागू हो रहा है, नियंत्रण किराया नियम लागू हो रहा है। अब इसमें हम देख लें, ये जो मकान है, ये मकान क्या है, इतना 40, 36 और 38, इन तीनों में जो ज़्यादा है वो, तो ज़्यादा कौन सा दिख रहा है हमको? ज़्यादा तो हमको दिख रहा है 40,000। लेकिन ये जो 40,000 है, ये क्या है? प्राप्त किराया है। इसमें ज़्यादा, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ज़्यादा 38,000 दिख रहा है, लेकिन 38,000 किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 27,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, 40,000 एक्चुअल में मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 40,000, क्योंकि 42,000 तो आपके इसके अंदर ही नहीं आ रहा है, तो ये जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए डी में क्या है, यहाँ पर 36,000 है, यहाँ 40,000 है, यहाँ 42,000 है। इन तीनों में बताओ कौन सा ज़्यादा है? इन तीनों में जो मुझे ज़्यादा लग रहा है वो लग रहा है 42,000, लेकिन 42,000 किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 42,000 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 30,000 ये रहेगा। लेकिन ये प्राप्त किराया कितना है? 36,000। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, इन दोनों में कंपेयर किया तो ज़्यादा कौन सा आता है? 36,000, तो इसका वार्षिक मूल्य कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। इसके बाद एक घर उसके पास और है ई, इसमें देखिए ये 45,000 है, 50,000 है, 42,000 है और 48,000 है। तो चलो अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि प्राप्त किराए को हमें अलग रखना है। तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, कंपैरिजन पे पता चला 50,000 रुपये ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 50,000 किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 48,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसका मानक किराया 48,000 है। अब प्राप्त किराया एक्चुअल में उसको कितना मिल रहा है? 45,000। तो हो सकता है कि गलत बता रहा हो, तो प्राप्त किराया 45 है, लेकिन नियंत्रण अधिनियम के अनुसार कितना होना चाहिए? 48,000। इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है? 48,000। आपके पास जो बुक हो उस बुक से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन सा है। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ रही है, म्यूनसिपल टैक्स अगर पे किया जा रहा है तो वो घटा दिया जाएगा, घटाने के बाद जो आएगा वो नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होगी। डिडक्शन में 30% मैंने आपको बताया था, 30% हम घटा देंगे। घटाने के बाद अगर कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है हाउस प्रॉपर्टी पर लोन का, तो वो इंटरेस्ट भी घटा देंगे। इसके बाद जो इनकम आएगी उस इनकम को ही हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने इतनी सारी चीज़ें हमने करी कि कैसे स्वयं के आवासीय उद्देश्यों के लिए किया गया जो मकान है, अगर वो यूज़ हो रहा है खुद के लिए तो हमें उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना है। किराए पे दे रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर हमने बिना किसी प्रतिफल के किसी को दे दिया है तो उस कंडीशन में भी जो मालिकाना हक है उसको हम मानेंगे। और ये भी ध्यान रखना है स्वयं के रहने के लिए 2 मकान हम फ्री कर मुक्त मान सकते हैं या टैक्स फ्री हम मान सकते हैं। आप बुक पढ़ सकते हैं, इसमें जो बुक है इनकम टैक्स लॉ की, जनरली जो मध्य प्रदेश के लिए जो बुक्स चलती हैं, एक एस.सी. मेहरोत्रा की बुक आती है और ये एस.सी. मेहरोत्रा की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रही है। सकलेचा की बुक आ रही है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके अलावा और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटी की ये कुछ साइट्स हैं, इस साइट्स पर भी हम देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पूरा लेक्चर सुना है और मकान संपत्ति से संबंधित आय की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। तो आप इसको अपने लिए स्वयं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इनकम टैक्स के कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ बीकॉम की डिग्री चाहिए होती है। तो हम प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए सीए बनने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी शॉप में जाकर उनका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कुल आय की गणना कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आपके ध्यान से सुनने के लिए। नमस्कार।